हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। 1973 जन्म का जन्म। सफदर की मृत्यु के बाद जल्दी में लिखे गए एक प्रेस नोट में दर्ज है कि सफदर 1976 में माकपा का सदस्य बना। मैं इस तारीख के बारे में मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि उस वक्त सफदर राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं था और दिल्ली के बाहर पढ़ा रहा था। मेरे ख्याल में उसने 1972 के आखिर में या 1973 की शुरुआत में पार्टी की सदस्यता ली होगी। सफदर के कागजों में पार्टी के नाम इस वक्त लिखा एक हस्तलिखित नोट है, जिसके टोन से लगता है कि वो पार्टी मेंबर की हैसियत से लिखा गया है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जिस समय जन्म का गठन हुआ तब वो पार्टी मेंबर बन चुका था। फिर भी किसी ठोस सबूत के अभाव में इस बारे में कोई दावा करना ठीक नहीं होगा। जन्म के शुरुआती दौर में रिहर्सल का कोई पक्का ठिकाना नहीं था। कई जगह रिहर्सल हुई। ऐसा ही एक ठिकाना था कविता नागपाल का घर। अब तक कविता और विनोद नागपाल रंगमंच की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे। कविता ने 1964 में थिएटर करना शुरू किया था। उन्होंने पहले कानपुर में और फिर बंबई में नाटक किए थे, जहां वो गढ़ों मठों को चुनौती देने वाले विरले निर्देशक सत्यदेव दुबे के साथ काम कर चुकी थी। बाद में कविता लंबे समय तक स्थापित रंगमंच समीक्षक के रूप में काम करती रहीं। उनकी बेबाक समीक्षाओं को लोग पसंद भी करते थे और उनसे कुछ खौफ भी खाते थे। दिल्ली रंगमंच के धरातल पर विनोद एक अदाकार और गायक के रूप में प्रसिद्ध थे। मुझे विजय तेंदुलकर के क्लासिक नाटक घाशीराम कोतवाल के राजेंद्र नाथ द्वारा निर्देशित प्रोडक्शन में गाते हुए सूत्रधार की उनकी छवि बखूबी याद है। बावनखनी में मथुरा उतरी, बावनखनी में मथुरा उतरी, ओ बावनखनी में, ओ बावनखनी में मथुरा उतरी, बावनखनी में मथुरा उतरी। राम शिव हरि मुकुंद मुरारी, राम शिव हरि मुकुंद मुरारी, राधे कृष्ण हरि गोविंद मुरली, राधे कृष्ण हरि गोविंद मुरली, राधे कृष्ण हरि गोविंद मुरली। मैं उस वक्त बच्चा था, शायद 4 या 5 साल का रहा हूंगा। इस प्रोडक्शन में मेरे पिता ने भी अभिनय किया था और हमारी मां मुझे और मेरी बहन को रिहर्सल दिखाने ले जाया करती थी। उस नाटक के संवाद आज तक अश्विनी और मुझे याद हैं। बाद में विनोद नागपाल ने हिंदी के पहले टेलीविजन सोप ओपेरा हम लोग में पिता की भूमिका निभाकर 80 के दशक में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। वो आज भी हिंदी फिल्मों में दिखाई पड़ते हैं। जन्म के रिहर्सल कभी अम्मा जी के स्कूल में और कभी वीपी हाउस में, दिल्ली माकपा के दफ्तर में या फिर काजल घोष के घर में हुआ करते थे। जयपाल सिंह दिल्ली के पार्टी सचिव थे। उन्हें लोग प्यार से कॉमरेड मेजर कहा करते थे। उनकी जिंदगी भी बेमिसाल रही, बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी जैसी। वो ब्रिटिश भारतीय सेना में अफसर हुआ करते थे। इसी दौरान वे स्वतंत्रता संघर्ष की तरफ आकर्षित हुए। 1942 में वो फौजियों के बीच भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश फैलाने लगे और 1946 में जब उनकी पोस्टिंग असम में हुई तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा की जा रही साजिशों का भांडाफोड़ किया। इस चक्कर में वे खुद भी बेनकाब हुए और उनके ऊपर कोर्ट मार्शल का खतरा मंडराने लगा। अगर उनका कोर्ट मार्शल होता तो लाजिमी तौर पर उनको मौत की सजा सुनाई जाती। इस खतरे को भांपते हुए वो अंडरग्राउंड चले गए। अंडरग्राउंड रहते हुए उन्होंने असम से लेकर पौंडीचेरी तक बहुत से ठिकानों पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया। वो सामंती शासकों और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ तेलंगाना के किसानों द्वारा किए गए
ऐतिहासिक सशस्त्र विद्रोह के मुख्य मिलिट्री कमांडरों में से एक थे। आजादी के बाद उन्होंने अपने अफसरों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि एक नायक की तरह उनका अभिनंदन करने की बजाय आजाद भारत की फौज के आला अफसरों ने उनको कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में कैद करके रख दिया। साल भर की कैद के बाद वो जेल से भाग निकले। जिस दिन आपातकाल घोषित हुआ उसी दिन शाम को उन्हें फिर कैद कर लिया गया। जनवरी 1982 में जब विजयवाड़ा में उनका असमय देहांत हो गया तो तेलंगाना के तमाम जिलों से हजारों किसान अपने इस महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। कुल मिलाकर कॉमरेड मेजर एक सादा, दिलेर और विनम्र व्यक्ति थे जो एक ही मुलाकात में किसी का भी दिल जीत लेते थे। एक जाट किसान की प्रचलित छवि के विपरीत वो सांस्कृतिक और कलात्मक मामलों में संवेदनशील और उदार रवैया अपनाते थे। शायद इसके पीछे उनकी पत्नी उषा का असर रहा हो, जो बंगाल इप्टा में डांसर और एक्टर रह चुकी थीं। यह भी हो सकता है कि यह मार्क्सवाद के बारे में उनकी अपनी बेहद परिष्कृत समझदारी का परिणाम रहा हो। खैर, जो भी हो, सौभाग्य से जिस वक्त जन्म इप्टा से अलग हुआ उस वक्त कॉमरेड मेजर रिहर्सल के लिए जगह, सलाह, प्रोत्साहन और बंदोबस्ती मदद देने के लिए हरदम हाजिर रहे। जन्म में जो लोग राजनीतिक से ज्यादा कलात्मक उद्देश्य और उम्मीदों से आते थे, वे भी कॉमरेड मेजर को बड़े सम्मान की नजर से देखते थे। जैसा कि कविता नागपाल कहती हैं, कॉमरेड मेजर हमारी कोशिशों में बहुत मददगार और हमदर्दी का रवैया रखते थे। हमारी ज्यादातर प्रस्तुतियों को आयोजित करने में वे मदद करते थे। उन्होंने कभी हमारे काम में दखल नहीं दिया, बल्कि हमेशा सहारा दिया। जन्म को अपने पैरों पर खड़ा होने में कुछ वक्त तो लगना ही था। रथिन दास बताते हैं कि सितंबर 1973 के मध्य में गोल मार्केट स्थित मार्केट स्क्वायर में काजल दास के घर पर, ये वही मार्केट स्क्वायर है जहां अब भाई वीर सिंह सदन बना है, एक मीटिंग में एक नाटक पेश करने का फैसला लिया गया। इप्टा ने गत वर्ष 1-2 दुर्गा पूजा उत्सवों में नाटक पेश किए थे। इस मीटिंग में तय किया गया कि वे आगामी दुर्गा पूजा उत्सव में बंगाली नाटक तैयार करेंगे। इसके लिए इरविन शॉ के नाटक बेरी द डेड के आधार पर मृत्युर ओतीत माने मौत के परे नाटक चुना गया। जन्म में बहुत से गैर बंगाली भाषी अभिनेता भी काम करते थे, लिहाजा नाटक में कुछ कतर ब्योत भी की गई। मिसाल के तौर पर त्यागी ने एक डोम का किरदार निभाया, जो वैसे तो हिंदी बोलता है मगर इक्का दुक्का बांग्ला शब्द भी जानता है। सफदर एक डॉक्टर की भूमिका अदा कर रहा था, जिसके लिए उसे लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज जैसे अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। राकेश ने संभवतः हिंदी भाषी पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। इस नाटक से जन्म को कमाई तो ज्यादा नहीं हुई, मगर इसके बहाने इप्टा की विरासत के वाहक के रूप में अपने आप को पेश करने का मौका जरूर मिला। भारत भाग्य विधाता जन्म का अगला नाटक था। यह युवा हिंदी लेखक रमेश उपाध्याय का लिखा हुआ संगीतीय व्यंग्य नाटक था, जिसमें कांग्रेस और इंदिरा गांधी पर निशाना साधा गया था। इसका संगीत मोहन उप्रेती ने दिया था, जो खुद एक स्थापित संगीतकार थे। नाटक में बहुत सारे किरदार थे और शो करने के लिए एक पूरी बस किराए पर लेते थे। तब तक कविता और विनोद नागपाल भी जन्म से जुड़ चुके थे। कविता नाटक निर्देशित कर रही थी और विनोद सूत्रधार तथा सफदर प्रति सूत्रधार की भूमिका अदा कर रहे थे। नाटक में एक जमींदार और एक पूंजीपति चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। तरह तरह के चोरों बेईमानों को चुन चुनकर तंग आ चुके आम लोग अपनी तरफ से एक मोची को उम्मीदवार बनाते हैं। जब ऐसा लगने लगता है कि दलित उम्मीदवार जीत जाएगा, तो बाकी दोनों उम्मीदवार आपस में हाथ मिला लेते हैं और उसको मरवा देते हैं। नाटक के आखिर में सूत्रधार और प्रति सूत्रधार गीत के जरिए कहते हैं कि भले ही वो मर चुका है, मगर उसका संघर्ष अभी भी जिंदा है। उन्नीस के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जन्म ने भाकपा और माकपा के चुनाव अभियान के तहत नाटक पेश किए। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में माकपा को 2 सीटें मिली, जलालपुर और मैनपुरी, और एक सीट पर उसका उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा।
भाकपा ने 16 सीटें जीतीं। भाकपा राज्य में चौथी सबसे बड़ी पार्टी रही। कांग्रेस, चरण सिंह के नेतृत्व वाला भारतीय क्रांति दल, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया, और भारतीय जनसंघ, अन्य 3 पार्टियां थीं। मेरा ख्याल है कि जिन सीटों पर भाकपा और माकपा के उम्मीदवार जीते थे, वहां कहीं भी जन्म ने अपने नाटक नहीं खेले थे, मगर अमरोहा में जन्म के आने से विरोधी उम्मीदवारों में कुछ ऐसी दहशत हुई कि उन्होंने नाटक मंडली को बदनाम करने के लिए यह अफवाह फैला दी कि दिल्ली से रंडी नाच दिखाने वाली कोई टीम आई हुई है। जब टीम के नौजवान अभिनेताओं ने यह सुना तो उनके ठहाके छूट पड़े, क्योंकि अब तो उनकी प्रस्तुतियों में दर्शकों की कमी रहने वाली नहीं थी। फिर भी जन्म की एक युवा सदस्या को यह बात बहुत चुभ गई और उसने नाटक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। कविता नागपाल ने बड़ी मुश्किल से उसको शांत किया। नाटक शुरू होने से पहले ही हजारों लोग जमा हो चुके थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उसी समय विनोद नागपाल उठकर मंच पर आए और फैज अहमद फैज को गाने लगे। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। दस्ते फलक में गर्दिशें, तकदीर तो नहीं। दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। आखिर तो एक रोज करेगी नजर वफा। तो एक रोज करेगी नजर वफा। वो यार खुश के साथ सरे बाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि भीड़ में फौरन एक सन्नाटा पसरता चला गया। सफदर हमें ठहाके लगाते हुए बताता था कि उस शाम विनोद की आवाज में महज संगीत का नशा नहीं था। हालांकि विनोद खुद हमेशा यह दावा करते थे कि वो एक जज जैसे शांत थे। जो भी हो, ये एक जादुई लम्हा था। कई जगह उन्हें अभिनय स्थल में काट छाट करनी पड़ती थी। एक बार नाटक के लिए जगह इतनी कम मिली कि कुछ दृश्य घर की बालकोनी से परफॉर्म करने पड़े। एक जगह लाइट्स का इंतजाम न होने की वजह से बस की हेडलाइट की रोशनी में नाटक पेश किया गया। एक जगह पेट्रोमैक्स लैंपों की कृत्रिम रोशनी में नाटक खेला गया। अगला नाटक था बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के इस नाटक का निर्देशन कविता नागपाल ने किया था। उस समय सर्वेश्वर एक कवि और जुझारू मार्क्सवादी के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। कविता ने उनसे गुजारिश की कि वे नौटंकी शैली में एक नाटक लिखें। उन्होंने एक नाटक लिखा जिसको पहले एनएसडी के विद्यार्थियों ने तैयार किया। बाद में सर्वेश्वर ने उसे थोड़ा फैलाया
और नया संस्करण जन्म को सौंप दिया। यह नाटक भी जबरदस्त हिट रहा। विनोद नागपाल ने एक बार फिर सूत्रधार की भूमिका अदा की और अपनी शानदार गायकी और जबरदस्त स्टेज प्रेजेंस से दर्शकों का मन मोह लिया। हर ऐश करा जाएगी ये गांध की बकरी, हर खाता भरा जाएगी ये गांध की बकरी, हर खाता जाएगी ये गांध की बकरी, हर खाता भरा जाएगी हर गांध की बकरी, हर सच को हरा जाएगी ये गांध की बकरी, वैतरणी करा जाएगी ये गांध की बकरी। इसीलिए सभी जय बोल कर चलो, जो चाहो करो झिझको ना, दिल खोल कर चलो, दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, वो टेंट याद जोरी सब टोल कर चलो, दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, वो टेंट याद जोरी सब टोल कर चलो, हर ठोस चीज को भी यहाँ खोल कर चलो, मिल जाए शराफत तो पता खोल कर चलो, मिल जाए शराफत तो पता खोल कर चलो। 100 खून माफ करती है ये गांधी की बकरी, हर राह साफ करती है ये गांधी की बकरी, जिस धूल से शहरों में मची रंग रेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियां, इस धूल से शहरों में मची रंग रेलियां। एनएसडी से हाल ही में निकले पंकज कपूर ने इस नाटक में एक केंद्रीय भूमिका अदा की। बकरी को खेलने के लिए जन्म को कॉल शो यानी नाटक पेश करने के लिए भी न्योते मिलने लगे। रथिन बताते हैं कि चंडीगढ़ के विशाल टैगोर थिएटर में बकरी का मंचन हुआ। बकरी नाटक के तकरीबन 50 परफॉर्मेंस हुए थे, जबकि बाकी ज्यादातर नाटक 6-8 शो के बाद निपट जाते थे। बकरी ने दिल्ली में गंभीर थिएटर ग्रुप के तौर पर जन्म की आमद का ऐलान किया, एक ऐसा ग्रुप जिसका कलात्मक पक्ष मजबूत है और राजनीतिक प्रतिबद्धता सघन है। इमरजेंसी। मई 1974 में लगभग 14 लाख भारतीय रेल मजदूर हड़ताल पर चले गए। भारतीय रेल से ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी भारत में न तो तब थी और न आज है। 1974 की हड़ताल का राजनीतिक महत्व सिर्फ रेलवे मजदूरों तक महदूद नहीं था, इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने हड़ताल को कुचलने के लिए बर्बर दमन का सहारा लिया। हजारों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। न जाने कितनों की नौकरी जाती रही। मजदूर वर्ग के बढ़ते जुझारू तेवरों और गैर कांग्रेसी बूर्जवा विपक्षी दलों के एकजुट हो जाने से घबराई इंदिरा गांधी ने जून 1975 में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। हालांकि इसका तात्कालिक कारण यह था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें चुनाव जीतने के लिए अवैध तौर तरीके अपनाने का दोषी पाया था और उनका निर्वाचन रद्द कर दिया था। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने चुनाव रद्द कर दिए, नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की और हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया। ओ बीबी इंदिरा रे, तू तो लोकतंत्र की रानी। तन से दूर लंगोटी नाचे, हो तन से दूर लंगोटी नाचे, पेट के ऊपर रोटी। हाँ, तन से दूर लंगोटी नाचे, पेट के ऊपर रोटी। अरे जादू तेरा हाथ ना आया, हो जादू तेरा हाथ ना आया, कट गई बोटी बोटी। हबीबी इंदिरा रे, तू तो लोकतंत्र की रानी। हबीबी इंदिरा रे, तू तो
भतीजे नौकर शाही देवरानी, हम पुलिस मिलिट्री भाई भतीजे नौकर शाही देवरानी। अरे पूंजीपति तेरा बड़ा जेठ है, हो पूंजीपति तेरा बड़ा जेठ है, जिसे देख बौरानी हबीबी इंदिरा रे, तू तो लोक संत की रानी हबीबी इंदिरा रे, तू तो लोक संत की रानी हबीबी इंदिरा रे, तू तो लोक संत की रानी हबीबी इंदिरा रे, तू तो लोक संत की रानी। जब हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो जन्म ने कुर्सी 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 नाम से एक छोटी सी नाटिका तैयार की। एक निर्वाचित नेता कुर्सी पर बैठा है मगर वो चुनाव हार जाता है। तब शासक खड़ा होता है मगर कुर्सी उससे चिपकी रहती है। लाख कोशिश करने पर भी कोई उसे कुर्सी से अलहदा नहीं कर पाता। ये संक्षिप्त नाटिका नुक्कड़ नाटक विधा की ओर बढ़ने की जन्म की दूसरी कोशिश थी। यह नाटक बोट क्लब के लॉन में पेश किया गया, जहां केंद्र सरकार के कर्मचारी लंच के समय अभी की तरह तब भी तफरी करने, ताश खेलने और धूप सेकने आया करते थे। यह नाटक कई दिन पेश किया गया। हर रोज इसमें बदलाव आते गए और नए नए लतीफे, नए नए जुमले जुड़ते गए। कविता नागपाल जनता पागल हो गई है नामक एक और नाटक का जिक्र करती हैं, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका अदा की थी, जो जनता को भरमाती है। जनता की भूमिका विनोद ने निभाई थी। कविता बताती हैं कि इस नाटक की एक परफॉर्मेंस 21 जून को हुई थी, मगर उसी रात उनकी माताजी का देहांत हुआ और 4 दिन बाद इमरजेंसी लग गई। इसलिए यह नाटक कभी दोबारा नहीं खेला जा सका। 1980 के अपने एक लेख में सफदर ने भी इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में यह नाटक लगभग 20 बार खेला गया। रंगमंच की दृष्टि से इस तरह का नुक्कड़ नाटक काफी स्वतःस्फूर्त किस्म का अनुभव था। इसमें विधा को लेकर कोई गहरी सोच नहीं थी, नहीं कोई नया प्रयोग करने की कोशिश। वो सब बाद में हुआ। इमरजेंसी के बाद जब जन्म ने नुक्कड़ नाटक को एक गंभीर विधा के रूप में तराशना शुरू किया। जन्म के विकास की दृष्टि से इमरजेंसी के साल निरर्थक साबित हुए। सफदर ने यूजीन वैन अर्वन को दिए अपने साक्षात्कार में इन सालों के बारे में बड़ी बेबाकी से कहा था। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी का ऐलान किया गया और हमारे बहुत सारे दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए तो हम लोग भी घबरा गए थे। हमें ऐसा लगने लगा कि हम भारतीय राज्य के लिए बड़ा भारी खतरा बन गए हैं। हम अपने इस खौफ को और ज्यादा बढ़ाकर देखने लगे और ये मान चुके थे कि किसी भी समय हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यातनाएं दी जाएंगी। लिहाजा हम गायब हो गए। हमने परफॉर्मेंस करना बंद कर दिया। हमने पार्टी के दफ्तर या ट्रेड यूनियन के ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। मगर एक तरह यह सब फर्जी था। कायदे से हम अलग अलग तरीकों से अपना काम जारी रख सकते थे। ये अलग अलग तरीके क्या हो सकते थे? एक बेतारीख हाथ से लिखे टेलीग्राफिक किस्म के संक्षिप्त और रोचक नोट में, जो संभवतः इमरजेंसी के दौरान लिखा गया होगा, सफदर कहता है, 1. लंबा विलंब, फौरन शुरू करने की जरूरत। 2. काम के सीमित दायरे, गीत मंडली और नुक्कड़ नाटक को स्थगित करना होगा। 3. पुरानी विषय वस्तु वाले नाटक संभव नहीं है। अगर उन पर रोक नहीं लगाई गई है तो भी मौजूदा हालात में अनावश्यक रूप से सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना उचित नहीं होगा। 4. यह ऐसा समय है जब हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपनी ताकत को एकजुट कर सकते हैं, नए जोश से काम शुरू कर सकते हैं। कलात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए गीत मंडली विशुद्ध संगीतीय कक्षाएं शुरू कर सकती है। ड्रामा सेक्शन क्लासिक कृतियों को ले सकता है। हो सके तो प्रगतिशील विषय वाले क्लासिक लेकर उनका बड़े पैमाने पर मंचन कर सकता है। जननाट्य मंच की एक बिल्कुल अलग छवि तैयार की जाए। पेशेवर कसौटियों को बेहतर बनाया जाए। जन्म में विभिन्न प्रकार के लोगों को आकर्षित किया जाए और एक विशुद्ध रंगमंचीय संगठन के रूप में काम किया जाए। 5. पेशेवर या विशुद्ध कलात्मक रुझान वाले संगठनों को
प्रगतिशील नाटक खेलने दिया जा रहा है। हमारी छवि वैसी नहीं है। 6. हम भवभूति के उत्तर रामचरित, शूद्रक के मृच्छकटिक, टॉल्स्टॉय के पावर ऑफ डार्कनेस, जिरोंदो के मैड वुमन ऑफ शैलो जैसे नाटक, या शकुंतला, रामलीला, ईडिपस या शेक्सपियर के विशुद्ध रंगमंचीय नाटक भी चुन सकते हैं। 7. ये महान कला को सांस्कृतिक रूप से विपन्न मजदूर वर्ग और किसानों के बीच लेकर जाने का अवसर है। 8. प्रेमचंद, होरी, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु, विष्णु प्रभाकर कोदान। 9. सरकारी मंजूरी के लिए कई स्क्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं। 10. सेंसर के सामने कम आपत्ति वाले गीतों की सूची जमा कराई जाए। इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ। इमरजेंसी की पूरी अवधि के दौरान जन्म निष्क्रिय पड़ा रहा। जून 1979। सफदर रॉय और मोलोयश्री हाशमी। सफदर ने एमए की अपनी डिग्री पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा। शायद दिल्ली की जिंदगी उसे बेजान सी लगी, लिहाजा उसने श्रीनगर गढ़वाल में हाल ही में खुले गढ़वाल विश्वविद्यालय, जिसे बाद में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय का नाम दिया गया, में लेक्चरर की नौकरी पकड़ी। इमरजेंसी के दौरान कमोबेश पूरे समय वो श्रीनगर में ही रहा। यहां उसे पहाड़ों से इश्क हुआ। अपने दोस्त प्रभात उप्रेती के साथ वो गढ़वाल के पहाड़ों में लंबे लंबे ट्रैक पर जाता है। सफदर मई 1977 तक श्रीनगर गढ़वाल में रहा और विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा। फिर उसे ज्यादा विख्यात श्रीनगर यानी कश्मीर वाले श्रीनगर में पढ़ाने की नौकरी मिली। यहां भी उसने ड्रामेटिक सोसाइटी का गठन किया। ब्यूखनर के वॉइजेक नाटक का इंग्लिश प्रोडक्शन एक बड़ी कास्ट के साथ तैयार किया। इसके बाद उसने ब्रेख्ट के एक्सेप्शन एंड द रूल और प्राचीन चीनी नाटक ऑर्फन एंड द चाओ भी तैयार किया। एक्सेप्शन एंड द रूल के खुले में 40 से ज्यादा शो हुए। इस बीच अब्बू जी का देहांत हो गया। उप्रेती को लिखे खत में सफदर ने लिखा था कि वो एक संत जैसे विद्वान व्यक्ति थे और उनका हृदय और सहनशीलता विलक्षण थी। यथार्थवाद, उस शख्स का नग्न यथार्थवाद मृत्यु की स्पष्ट और पूर्ण स्वीकृति में प्रकट दिखाई दे रहा है। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू, वही आहें, वही गम है जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से बेहतर है कि मर जाए। कोई तो ऐसा घर होगा जहाँ से प्यार मिल जाता। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। वही बेगाने चेहरे हैं यहाँ पहुँचे जिधर जाए। वही आंसू, वही आहें, वही गम है जिधर जाए। हा हा गहन शोक और फिर अपार खुशी। सफदर को इश्क हुआ। माला 1975 में दिल्ली छोड़कर बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार जिले में स्थित नीलबाग में शिक्षक प्रशिक्षण शाला में पढ़ने चली गई थी। इस संस्था की स्थापना ब्रिटेन में जन्मे शिक्षाविद डेविड हॉसप्रो ने की थी, जो पहली बार 1943 में रॉयल एयरफोर्स के एक अफसर के तौर पर भारत आए थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी डॉरीन के साथ मिलकर एक अभिनव
प्रायोगिक ग्रामीण पाठशाला खोली, जहां से सीखने की लोकतांत्रिक पद्धतियों के बारे में बहुत सारे नए नए सिद्धांत पैदा हुए। वे अभिनव अध्यापन सामग्री तैयार करने, स्थानीय स्तर पर मिलने वाली चीजों, लकड़ी के टुकड़ों, सिगरेट की डिब्बियों आदि का इस्तेमाल करने पर जोर देते थे। बीते सालों में मैं सरदार पटेल विद्यालय में माला की कक्षाओं में पढ़े बहुत से विद्यार्थियों से मिल चुका हूं। बात करो तो पता चलता है कि सभी की पसंदीदा अध्यापिकाओं में मलयश्री आंटी का नाम जरूर आता है। इसका श्रेय एक हद तक डेविड हॉस्प्रो और नीलबाग स्कूल को जाता है, जहां माला ने सीखा कि बच्चों को सीखने में मदद कैसे दी जाए। नीलबाग के बाद डेविड ने माला को एक परियोजना से जोड़ा जो वो कश्मीर के शिक्षा विभाग के लिए चला रहे थे। इस परियोजना के तहत डेविड को अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें तैयार करनी थी। इसी परियोजना के अंतर्गत माला कुछ कार्यशालाओं के आयोजन के लिए एक सहकर्मी के साथ श्रीनगर गई थी। उसने संभवतः अपनी मां से यह सुना था कि सफदर भी श्रीनगर में है। उसे मालूम नहीं था कि श्रीनगर सिर्फ कश्मीर में नहीं है, गढ़वाल में भी एक श्रीनगर है। मगर हुआ ये कि जब माला रवाना हुई तब तक सफदर भी गढ़वाल के श्रीनगर से कश्मीर के श्रीनगर में रहने लगा था। इस तरह सितारों की गर्दिश का नतीजा था कि धरती के ये दोनों सितारे एक ही शहर में जा टकराए। शुरू में सफदर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के एचओडी टी जयरामन के यहां पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा था। जब माला ने एजुकेशन विभाग के अपने मेजबान के सामने सफदर का जिक्र किया तो उनको फौरन यह समझ में आ गया कि वो किसकी बात कर रही है और यह नौजवान कहां रहता है। इसके बाद माला सफदर से मिलने गई और इस तरह प्रोफेसर जयरामन की भी दोस्त बन गई। जयरामन पैनी जबान और तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे। माला को देखकर जयरामन को अपनी भतीजी गार्गी भट्ट की याद आती थी। सितारों की ही गर्दिश का एक और दिलचस्प करिश्मा यह रहा कि बाद में यही गार्गी भट्ट सरदार पटेल विद्यालय में माला की सहकर्मी बनी। अफसोस, हर किसी से बेबाकी और गर्मजोशी से मिलने वाली गार्गी की कैंसर से कम उम्र में ही मौत हो गई। खैर, श्रीनगर में तकरीबन 5 हफ्ते बिताने के बाद माला दिल्ली लौटी। कुछ दिनों बाद फिर श्रीनगर गई और लगभग 1 महीना फिर वहां रही। इस बार वो अध्यापकों से मिलने दूर दूर के गांव में जाती रही। यहां के बाद वो जम्मू के गांव के अध्यापकों से मिली। वो बताती है कि उसे सभी जगह लोगों ने बड़ी मोहब्बत, अपनेपन और इज्जत से अपनाया। आखिर वो उस्तानी जो थी, मगर यह भी साफ था कि वो भारत से आई है। सफदर ने दिसंबर 1977 में प्रभात उप्रेती को लिखा, तुम्हारा खत पढ़कर खुशी से झूम गया था। मलयश्री को कंधे से भी ऊपर उठाकर घर में भागा भागा फिरा था। 20 ही बार तो खुशी के आवेश में आकर उसे चूमा था। वो बेचारी हक्का बक्का रह गई थी। 13 नवंबर तक वो यहीं रही। वक्त तूफान की तेजी से गुजर गया। मलयश्री और उसकी मोहब्बत ने मुझे एक बुखार की सी हालत में कर दिया है। अगर मैं चाहता भी तो कोई काम न कर पाता था उन दिनों। मलयश्री क्या है? कभी पत्थरों से टकराते गुजरती अलकनंदा के पानी जैसी, गुस्से में नहीं, रुद्र के आवेग में। गुस्सा तो शायद उसको आता ही नहीं। कभी शाम की हल्की धूप में पीपल के झिलमिलाते पत्तों जैसी, कभी केदारनाथ वादी की खामोशी जैसी, कभी तुंगनाथ की ऊंचाई जैसी, कभी दुगल बिट्टा जैसी घनी, कभी आसमान जैसी गहरी, कभी पास कभी दूर, कभी खुश कभी उदास, कभी बेकाबू कभी शांत, कभी शोक कभी गंभीर, हमेशा प्यार से सराबोर और हमेशा प्यारी। दुनिया के भयानक दर्द में शरीक आंसू बहाती, लेकिन चट्टान जैसी ठोस और मजबूत। बस कुत्तों से डरती है। सुबह से शाम तक 20 चार मीनार सूझ जाती है। बच्चों के बारे में बात करती है तो उत्तेजित हो जाती है। और उसकी आंखें काली, आंधी से भी काली और रात से भी गहरी। इस सबसे ऊपर
वो मुझे सच्ची मोहब्बत करती है मेरे यार। 1978 में वो वापस श्रीनगर गई, मगर इसे वो अपनी निजी यात्रा बताती है। इस बार वो केवल सफदर के साथ समय बिताने गई थी। उन्होंने शादी का फैसला कर लिया था। इधर सफदर दिल्ली लौटने और थिएटर और सियासत में फिर से सक्रिय होने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। माला बताती है, Janam was a very important part of his concern. He didn't know what to do, but it was something that he constantly talked about, and the fact that he needed to do political work, and that politics is something that was very important to him, and that his commitment to the CPIM was something that was unshakable. He said it in not so many words, actually, that there's no compromise on that. That's the sort of thing. That was a thing that he wasn't able to do that, because by now in Srinagar, Kashmir, he had done Voice It, which was great. But subsequently, then beach mein he went to Delhi. So again, Janam's association. I'm just thinking, maybe that's why. Later on, he didn't know what to do. Should I continue here? Should I leave this job? If I leave this job and go back to Delhi to take charge of Janam, because that is something he had now started thinking. Somebody needs to push it. How can he go back to Delhi without a job? There was that issue, and what to do now. Obviously, there were other organizational questions which he didn't quite talk to me about, but now I can guess what they were. I'm not sure that I guessed them at that time. I don't think I did. But clearly this was a thing that he wanted to go back. That was definitely there. Added, I guess, to the fact that he was very clear that he didn't want to stay in Srinagar indefinitely, and he didn't think that marriage in Srinagar was a practical issue because of the so-called interreligious marriage. He didn't think that would be a good idea. So I said, why not? It's in fact a very good idea. I mean, they're the sorts of things that are sometimes upheld, especially, among the educated people. It's not as if anybody's... And it's not as if that people were killing each other quite like that those days, But somehow Safdar felt that it's something that it would be not seen as a very positive thing. Maybe, he knew more about the... Bigots are always there, no? By July, I think it was pretty certain that he was coming back. प्रभात उप्रेती को लिखे अपने खत में सफदर ने भी यही चिंता जताई थी कि उसके पास नौकरी नहीं है और इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि रोजी रोटी चलाने के लिए वो क्या करेगा। फिर भी एक दिन उसने तय कर लिया कि अब वो वापस जाएगा। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ दिन पहले जाड़ों में कश्मीर में अपनी नौकरी के दौरान ही सफदर और माला गुजरात स्थित आणंद भी गए थे, जहां सफदर ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की विभागीय पत्रिका के संपादक की नौकरी के लिए भी अर्जी दी थी। यहां उसे नौकरी का प्रस्ताव भी मिला, मगर उसने नौकरी ली नहीं। वजह यह थी कि जैसा कि उसने माला को बताया, यहां मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, जिसका मतलब यह था कि वो कोई राजनैतिक काम नहीं कर पाएगा। जब वो कश्मीर से लौटा तो सफदर को प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की न्यूज मैगजीन विदुर में नौकरी मिल गई, जहां रथिन दास पहले से काम कर रहा था। काफी बाद सफदर ने माला को बताया कि जब वे इप्टा में थे और एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते थे, एक दफे सब एक बड़े समूह में सफदर के घर दावत पर गए थे और अब्बू जी ने माला की तरफ इशारा करके सफदर से कहा था, देखना एक दिन तुम इसी लड़की से शादी करोगे। माला को इस कहानी पर यकीन नहीं आता। माला को लगता है कि यह भी सफदर की उन अनगिनत कहानियों में से एक थी जो मौके के हिसाब से वो गढ़ लिया करता था। अब्बू जी का 1976 में देहांत हुआ, कश्मीर में माला और सफदर की मुलाकात से पहले। उनकी शादी हुई 18 जून 1979 को। सफदर की उम्र 25 साल से 2 महीने ऊपर थी और माला सफदर से 4 महीने बड़ी थी। यह एक साधारण कोर्ट मैरिज थी, जिसमें अपर्णा दी और सुहेल गवाह के तौर पर आए थे। बाबा यानी माला के पिता जेसी रॉय, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक में ट्रेड यूनियन में सक्रिय थे, और अम्मा जी भी साथ में मौजूद थे।
बाबा ने माला से पूछा था कि उसे रिसेप्शन आयोजित करने की इच्छा है या नहीं, मगर माला ने इनकार कर दिया। अम्मा जी और सोहेल ने नजदीकी दोस्तों और परिचितों के लिए एक सरल सादा छोटा सा रिसेप्शन आयोजित किया था। शादी से पहले ही इन दोनों ने पश्चिम दिल्ली में जनकपुरी के पास पोसंगीपुर में एक छोटा सा जनता फ्लैट भी अपने लिए ढूंढ लिया था। यहां वे कुछ ही महीने रह पाए थे कि चूहों ने उन्हें खदेड़ बाहर निकाल दिया। तंग आकर उन्होंने पटेल नगर में माला के चाचा चाची के घर के ठीक सामने एक बरसाती किराए पर ले ली। अगले 2-2.25 साल तक वे वहीं रहे। सफदर का इरादा था कि दोनों अपना नाम बदल लें। वो अपना नाम सफदर रॉय कर लेगा और माला का नाम मलयश्री हाशमी होगा। सो नाम परिवर्तन की अर्जी, विवाह प्रमाण पत्र की कॉपी, पहचान व पते के दस्तावेजी सबूत और अपनी फोटो लेकर अपने अपने बैंकों में अपने नाम बदलवाने के लिए निकल पड़े। माला के बैंक में बाबू ने अर्जी पढ़ी, विवाह प्रमाण पत्र देखा और नाम परिवर्तन की अर्जी पर दस्तखत कर दिया। काम खत्म। सफदर के बैंक में बाबू ने भवे सिकोड़ी, अर्जी को गौर से पढ़ा, उससे भी ज्यादा मेहनत से अपने दिमाग को काम पर लगाया। अर्जी को फिर से पढ़ा, एक और सहकर्मी से सलाह मांगी। उस सहकर्मी ने नियमों की किताब के पन्ने पलटे और अंत में दोनों ने यह ऐलान किया कि नहीं, बैंक के पास इस अर्जी पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। आपको अपना नाम अधिकृत रूप से बदलना होगा। सफदर ने पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सरकारी बाबू साहब ने पेंसिल चबाते हुए कहा, देखो, सरकारी स्टैम्प पेपर पर एक हलफनामा बनवाओ। उसमें अपना मौजूदा नाम और पता लिखो, अपना नया नाम और पता लिखो, नाम परिवर्तन की वजह लिखो, ज्योतिष, अंक विज्ञान, विवाह या कुछ और। मगर तुम औरत तो हो नहीं, तो मालूम नहीं कि नाम परिवर्तन के लिए शादी को एक वाजिब कारण माना जाएगा या नहीं। फिर भी जब हलफनामा बन जाए तो 2 अखबारों में इश्तिहार निकालो, एक अंग्रेजी का और एक तुम्हारे राज्य की अधिकृत भाषा यानी हिंदी का होना चाहिए। जब अखबारों में इश्तिहार निकल जाए तो सरकारी गैजेट में नाम बदलने की अर्जी देना, ओरिजिनल इश्तिहार नत्थी करना, अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो नत्थी करना, अपनी पहचान और पते के दस्तावेजों की प्रतियां नत्थी करना और कंट्रोलर और पब्लिकेशंस के दफ्तर में जाकर जमा करना। जब गजट में तुम्हारा नाम बदल जाएगा तो भगवान भी उसे तुमसे नहीं छीन सकता। तो यूं हुआ कि मलयश्री रॉय तो मलयश्री हाशमी बन गई, मगर सफदर हाशमी सफदर हाशमी ही रहा। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल। हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे। मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त। इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन। इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिजाइन शर्ना दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई। सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बेयरफुट, समीरा अयंगर, विनूता माल्या,
हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाजें सुधन्वा देशपांडे, मुलॉयश्री हाशमी, सफ्तर हाशमी और सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।